Very good morning to all of you. Welcome back to our channel. And today we will discuss about financial management and planning, वित्तीय प्रबंधन एवं योजना. So before starting chapter 12, it is necessary to know about what is financial management. वित्तीय प्रबंधन क्या है? So let's start. स्टूडेंट्स देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु धन्य अथवा वित्त के कुशल और प्रभावी प्रबंधन को ही हम वित्तीय प्रबंधन कहते हैं. देखिए दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपने धन का उचित प्रयोग बचत और निवेश करते हुए करना ही आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वित्तीय प्रबंधन कहलाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स वित्तीय नियोजन क्या है. देखिए उपलब्ध जो वित्त है या धन है उसका विवेकपूर्ण उपयोग के लिए वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना एवं उनका क्रियान्वयन करना मीन्स क्रिया में लाने की जो प्रक्रिया है वही आपका वित्तीय नियोजन कहलाती है. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पारिवारिक आय का उपयोग इस प्रकार से किया जाए ताकि परिवार के सभी सदस्यों की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ परिवार के दीर्घकालिक लक्ष्य भी हम प्राप्त कर सकें. तो वह हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग या वित्तीय नियोजन कहलाएगा. देखिए अब हम जानेंगे पारिवारिक आय क्या है, फैमिली इनकम क्या है. देखिए एक परिवार को निश्चित समय अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों और साधनों से प्राप्त होने वाली मुद्रा सेवा या सुविधा को हम पारिवारिक आय कहते हैं. देखिए स्टूडेंट्स आपकी पारिवारिक आय 3 टाइप्स की है. इसमें दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी की बुक में कि इसके 3 टाइप्स हैं. मौद्रिक आय जिसे हम मनी इनकम कहते हैं, रियल इनकम वास्तविक इनकम, साइकिक इनकम जिसे हम आत्मिक आय भी कहते हैं. तो इसका यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है कि मौद्रिक आय में क्या है, धन के रूप में प्राप्त आय या वेतन, मजदूरी, बोनस, किराया, ब्याज, गिफ्ट आदि. और वास्तविक आय आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष. प्रत्यक्ष जो बिना धन का प्रयोग करके हम कमा रहे हैं और अप्रत्यक्ष जब लेन देन का माध्यम धन है तो उसे हम अप्रत्यक्ष कहते हैं. और तीसरा आत्मिक आय है जो मौद्रिक तथा वास्तविक आय द्वारा प्राप्त संतुष्टि होती है. इसको थोड़ा सा अब हम डिटेल में देख लेते हैं. तो फर्स्ट है हमारा मनी इनकम, मौद्रिक आय. देखिए एक निश्चित समय अवधि तक कार्य करने के पश्चात नकद धन के रूप में प्राप्त आय को मौद्रिक आय कहेंगे. या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मौद्रिक आय उस क्रय शक्ति को कहते हैं जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होती है. देखिए मौद्रिक आय बढ़ाई जा सकती है बचत की आदत को बढ़ा करके, घर का कुछ भाग या कमरा किराए पर दे करके, ट्यूशन पढ़ा करके, घर पर खाना बनाकर, कैंटीन और ऑफिस में भेजना, घर पर पेइंग गेस्ट रख करके, पार्ट टाइम अथवा ओवर टाइम काम करके. तो इसके एग्जाम्पल्स हैं कि हम आय अपना बढ़ा सकते हैं. सेकेंड इनकम है हमारी रियल इनकम जिसे वास्तविक आय कहते हैं. देखिए वास्तविक आय क्या है, वास्तविक आय उस आय को कहते हैं जो धन के अतिरिक्त किसी सुविधा, सेवा या वस्तु के रूप में परिवार को एक निश्चित समय अवधि के दौरान मिलती है. यह वास्तविक आय सुविधा, सेवा तथा वस्तुओं का प्रवाह होता है जो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित अवधि में उपलब्ध होता है. स्टूडेंट्स ये 2 टाइप्स की थी हमारी प्रत्यक्ष वास्तविक आय, डायरेक्ट रियल इनकम. इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष वास्तविक आय वह सेवा और सुविधाएं होती हैं जो परिवार के सदस्यों को बिना धन व्यय किए हुए मिलती हैं. जैसे कि परिवार के सदस्यों द्वारा अपने ज्ञान, कुशलता और गुणों का प्रयोग करके हम स्वयं कोई कार्य करते हैं, जैसे घर पर कपड़ा सिलना और घर का टिफिन ले कर जाना, सब्जियां उगाना, पानी के नल तथा बिजली के उपकरण की मरम्मत स्वयं करना या लाइब्रेरी का प्रयोग करना, सरकारी हॉस्पिटल्स का यूज करना. देखिए सेकेंड आती है आपकी वास्तविक आय में अप्रत्यक्ष आय, इनडायरेक्ट रियल इनकम. यह परिवार को धन व्यय करने के पश्चात ही प्राप्त होती है. जैसे कि घर के काम को आसान करने के लिए नौकर रखना, अपने ज्ञान का और कौशल का प्रयोग करते हुए कम मूल्य में अच्छी गुणवत्ता की सब्जियां, वस्तुएं आदि खरीदना. थर्ड इनकम है हमारी साइकिक इनकम जिसे हम मानसिक आय कहते हैं. देखिए मानसिक आय का तात्पर्य उस खुशी या संतुष्टि के भाव से है जो व्यक्ति को कोई कार्य करने के उपरांत प्राप्त होती है. देखिए मानसिक आय दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निश्चित समय में एक परिवार को मौद्रिक और वास्तविक आय के उपयोग से प्राप्त संतोष ही आपका आत्मिक आय कहलाता है. देखिए स्टूडेंट इसका एक एग्जांपल हो सकता है जैसे कि वस्तुओं को खरीद से पहले दुकानदार से हम मोल भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, डिस्काउंट मिलने पर हमें संतुष्टि महसूस हो रही है, या अच्छी गुणवत्ता के उपकरण खरीदना और इस बात से संतुष्टि महसूस करना कि वो लंबे समय तक बिना खराब हुए चलेंगे, या धन का विवेकपूर्ण उपयोग करके हमें मानसिक संतुष्टि मिल सकती है. तो ये इसके एग्जाम्पल हैं कुछ. नाउ नेक्स्ट इज इनकम मैनेजमेंट
मीन्स आय प्रबंधन। देखिए आय प्रबंधन को उस प्रक्रिया के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं जिसमें आय का उचित नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन किया जाता है। मीन्स आय का उचित नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन करना ही आय प्रबंधन कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे कि हम आय का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बजट के थ्रू या मनी मैनेजमेंट में थोड़ा सा हम कंट्रोल करेंगे, या इसके अलावा हम सेविंग भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमें निवेश और विनियोग भी करना है। तो इस तरह से हम इनके थ्रू इनकम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इनको अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो इनकम मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे बजट। व्हाट इज बजट? देखिए बजट को एक निश्चित अवधि के दौरान अनुमानित आय तथा व्यय के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बजट भूतकाल के व्यय और भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान के खर्चों पर निश्चित व्यय का एक लेखा जोखा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बजट निर्माण कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं, तो कुछ इसमें स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की हम सूची बना लेंगे। जैसे कि कौन कौन सी मेन आवश्यक वस्तुएं हैं हमारी, भोजन है, घर है, कपड़े हैं, यातायात है, ये सब। और इसके साथ साथ हम वस्तु और सेवाओं की कीमत का अनुमान लगा लेंगे पहले से ही। और इसके साथ साथ कुल आय का अनुमान लगाना भी ज़रूरी है, और व्यय तथा आय को संतुलित करना जरूरी होता है। फिर इसके साथ साथ हम बजट आयोजन योजना का निरीक्षण और मूल्यांकन करते हुए चलेंगे साथ साथ। तो इस तरह से हम बजट बनाएंगे अपना फाइनली इन स्टेप्स के थ्रू। देखिए डिफरेंट स्टेप्स के साथ साथ अब हम थोड़ा सा जो एडवांटेज हैं बजट बनाने से, तो उसका भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बजट बनाने से परिवार को अपनी एक आय का उपभोग का पता लग जाता है कि कितनी आय जो है हमारी यूज की गई है, और विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित की गई राशि का योग कितना है, और कुल आय का संतुलन हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इससे यह भी हेल्प मिलेगी कि किस व्यय को प्राथमिकता देनी है और किस कार्य के लिए धन बचने पर व्यय करना है। इससे परिवार के द्वारा धन के अपव्यय को हम थोड़ा सा रोक सकते हैं। और इसके साथ साथ जो दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं, यानी कि जो लॉन्ग टर्म हमारे टारगेट होते हैं, उन्हें प्राप्त करने में हेल्प मिलती है। और धन को हम मैनेजमेंट कर करके थोड़ा सा हमें शिक्षा भी मिलती है कि कैसे धन को मैनेजमेंट करके चलना है। और स्टूडेंट इसके साथ साथ हमें बजट द्वारा आय का उचित निर्धारण कर सकते हैं। बजट बनाकर चलने से परिवार पर ऋण का भार भी नहीं होता है। तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं जब हम बजट बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे दैनिक जीवन में हमारी जो डेली लाइफ है उसमें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय के लिए धन का प्रयोग किया जाता है। कुछ भी सामान खरीदना है, लेना है, देना है, तो धन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए वित्तीय व्यवस्था के लिए योजना अर्थात बजट बनाने के बाद हमें धन का उचित प्रबंधन ही वित्तीय प्रबंधन का अगला चरण होता है। देखिए वित्तीय प्रबंधन मुख्य रूप से दो प्रकार से हो सकता है। क्या कि पहले तो सबसे पहले हम यह जांचेंगे कि योजना कितने अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है, और दूसरा ये कि आवश्यकता हो तो उसमें थोड़ा सा हम चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हम उसको समायोजन कर सकते हैं। तो बजट का निरीक्षण हम दो प्रकार से करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यह चेक करने के लिए कि योजना कितने अच्छे ढंग से चल रही है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि मानसिक या यांत्रिक निरीक्षण करना। मीन्स हम मेंटली एंड मैकेनिकली चेकिंग करेंगे। जैसे कि किसी गृहिणी को 10,000 रुपये की राशि बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है, परंतु जब उसे 10,000 रुपये से गृहिणी को अपने राशन, दूध का बिल, फल, सब्जियां और बच्चों की किताब खरीदनी है, तो उससे उपलब्ध धनराशि के अंदर सभी वस्तुएं क्रय करने के लिए बहुत ध्यान से हर वस्तु का चयन करना है। उसकी कीमत को ध्यान में रखते हुए देखना है कि सभी वस्तुएं उसी 10,000 रुपये में खरीद ली जाए और थोड़ा सा बच भी जाए। ओके, इसके साथ साथ हम रिकॉर्ड रखेंगे अपना, और लेखा जोखा भी ध्यान में रखेंगे। ओके, देखिए घरेलू हिसाब किताब रखने से क्या होगा, जो अननेसेसरी खर्चे हैं उन पर हम कंट्रोल करेंगे, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें मिल सकेंगी। दूसरा, रिकॉर्ड रखना और बनाने के कुछ तरीकों के लिए बिल तथा रसीद रखने की भी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। और इसके साथ साथ हमें विलासिता संबंधी जो वस्तुओं पर किया गया खर्च है वो भी पता लग जाता है, और व्यय के बीच का और आय के बीच का अंतर पता लग जाता है। हिसाब किताब रखने से इस बात का ज्ञान होता है कि परिवार के पास कितना धन शेष बचा है, और हम उधार लेने की आदत को रोक सकते हैं यहाँ पर, और खर्चों को जोड़कर मासिक व्यय जान सकते हैं। और दूसरा ये है कि जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उचित
फेरबदल कैसे करेंगे? एडजस्टमेंट करके और इवैल्यूएशन करके। टाइम टू टाइम हम चेक करेंगे कि जितना हमारे पास है उस हिसाब से हमारे पास बचत भी हो रहा है और खर्चा भी हो रहा है। ओके, और दूसरों को हम उधार भी नहीं ले रहे हैं दूसरों से। तो ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं एडजस्ट करके और इवैल्यूएशन करके। देखिए स्टूडेंट्स, मनी मैनेजमेंट हम बचत करके भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सेविंग, बचत क्या है। देखिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, मीन्स आय और व्यय को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारी बचत आ जाती है। देखिए बचत करना 2 कारकों पर निर्भर करेगा। सबसे पहले तो बचत करने की क्षमता होनी चाहिए, दूसरा बचत करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आप बचत कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए बचत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है हमारी लाइफ में। अगर हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हैं तो इसके लिए इम्पोर्टेंस देखते हैं हम थोड़ा सा बचत के क्या महत्व है। सबसे पहले यह है पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराते हैं, मीन्स परिवार की जो मेन ज़रूरत है वो हमारी पूरी हो जाती है अगर हम बचत करके चलेंगे। और इसके साथ साथ आकस्मिक जो अचानक हमारी आवश्यकताएं हो जाती हैं उनकी भी पूर्ति अगर हम बचत करेंगे तो चल जाएगी। जैसे कि अचानक से ही परिवार में कोई विपत्ति है, दुर्घटना आ गई है, कहीं फंक्शन में हमें चलना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मितव्ययता की आदत भी बनी रहती है, मीन्स हमें बचत करने की आदत भी बनी रहती है अगर हम बचत करके चलेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा लाइफ स्टैंडर्ड है, वो भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है, मीन्स हमें मन में ये रहेगी कि अगर हम बचत करके चलेंगे कि कभी भी अगर अचानक हमें ज़रूरत पड़ गई तो हम उस पैसे को यूज कर सकेंगे, मेंटली थोड़ा सिक्योरिटी रहेगी। और इसके साथ साथ वृद्धावस्था में मीन्स ओल्ड एज में भी आर्थिक सुरक्षा रहेगी। अगर हम बचत करके चलेंगे तो ओल्ड एज में वह पैसा काम आ सकता है। बचत से आय में वृद्धि होती है। देखिए अगर आप बचत करोगे तो इससे देश के उद्योग धंधों में लगाया जा सकता है और आप अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे और बढ़ा कर भी चल सकते हैं। आमदनी बंद होने पर आर्थिक निर्भरता, देखिए कभी कभी नौकरी छूट जाती है या व्यापार में थोड़ी सी मंदी आ जाती है, घाटा हो जाता है, तो अगर हम बचत करेंगे तो बची हुई राशि ही काम आती है। व्यापार नियंत्रण, देखिए स्टूडेंट्स लास्ट में आप व्यय पर भी नियंत्रण लगा सकते हैं। अगर जैसे कि कई बचत योजनाओं में नियमित रूप से प्रीमियम जमा कराना जरूरी होता है, तो इसके लिए आय का कुछ भाग बचाना जरूरी होता है, जिसके कारण परिवार में बचत की थोड़ा सा आदत सी पड़ जाती है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस थे बचत के। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट, मीन्स निवेश और विनियोग। देखिए निवेश और विनियोग क्या है। देखिए आय का वह भाग जो हम किसी योजना अथवा किसी व्यावसायिक संस्था में लगाते हैं और जिस पर हमें ब्याज या लाभांश प्राप्त होता है उसे हम विनियोग कहते हैं। देखिए दूसरी तरह से हम कह भी सकते हैं कि निवेश का तात्पर्य है उस आशा के साथ धन का प्रयोग करने से है ताकि भविष्य में अधिक लाभ कमाया जा सके। व्यवसाय के संदर्भ में निवेश का तात्पर्य क्या है? अधिक उत्पादन के लिए धन का प्रयोग करना। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स हैं इन्वेस्टमेंट करने के। इससे क्या होता है, एक तो धन में वृद्धि होती है, दूसरा सेवानिवृत्ति की आयु में हमारे पास मैक्सिमम मात्रा में धन रहेगा, और इसके साथ साथ आयकर से भी हमें बचाव होता है और आर्थिक लक्ष्य आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट में हम देखेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़, मीन्स बचत एवं निवेश के अवसर। देखिए 3 तरीके से हम बचत निवेश कर सकते हैं। एक तो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर बैंक में, और थर्ड है हम क्रेडिट करके। तो हम थोड़ा सा इनको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए जो डाकघर है वहाँ पर कुछ योजनाएं चल रही हैं। 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा योजना, डाकघर समयावधि जमा योजना, और तीसरा है डाकघर मालिक आय योजना खाता। नेक्स्ट 4th रहेगी किसान विकास पत्र, 5th रहेगी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, और 6th रहेगी आपकी 15 वर्षीय जनता भविष्य निधि योजना, एंड लास्ट में रहेगी आपकी राष्ट्रीय बचत पत्र। तो देखिए ये आपकी डाकघर में चलने वाली योजनाएं हैं, इसके द्वारा आप निवेश कर सकते हैं पैसा। साथ ही हम बैंक के बारे में देखेंगे। देखिए बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्थान है जहाँ पर मुद्रा का व्यापारिक लेन देन होता है, और वर्तमान समय में बैंक भी निवेश का एक प्रमुख, विश्वसनीय और जोखिम रहित माध्यम है। देखिए बैंक का जो मुख्य कार्य है वो यही है कि धन जमा करते हैं और इसके साथ साथ चेक, ड्राफ्ट आदि के माध्यम से उसे वापस करते हैं, और योजनाओं के लिए कर्ज के रूप में पैसा देकर हम ब्याज कमा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन स्टूडेंट देखिए बैंक में धन जमा कराने के लाभ के साथ साथ यहाँ पर कुछ हानियाँ हैं, जैसे कि आयकर पर छूट नहीं मिलती है, और निवेश की अन्य योजनाएं जैसे कि भविष्य निधि और जीवन बीमा योजना की अपेक्षा कम ब्याज दर है, और आजकल बैंकों की कई शाखाएं जल्दी बंद होती जा रही हैं, तो थोड़ा सा सुरक्षा के प्रति चिंता हो जाती है। अब हम देखेंगे कुछ निवेश योजनाएं जो कि हम बैंक में अपना
प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सेकंड राष्ट्रीय बचत पत्र, और नेक्स्ट रहेगा म्यूचुअल फंड, नेक्स्ट भविष्य निधि योजना, और चिट फंड भी इससे हमें स्कीम पर हम आयकर पर, लेकिन यहाँ पर कोई लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा जीवन बीमा एवं चिकित्सा बीमा यहाँ पर होता है, पेंशन योजना होती है, सोना मकान एवं जमीन के रूप में भी विनियोग कर सकते हैं, और कुछ नई अन्य योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, जिसे हम न्यू स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। इसमें क्या होता है, 10 वर्षों के लिए 80.3% की गारंटी शुदा रिटर्न वापस मिलेगी, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स से इस योजना को छूट दी गई है। स्टूडेंट, थर्ड जो हमारा इन्वेस्टमेंट का साधन है वो है क्रेडिट। देखिए, क्रेडिट उस विधि के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं जिसमें ऋणदाता ऋणी को वस्तुएं, मुद्रा या सेवाएं इस शर्त पर देता है कि भविष्य में उनका ब्याज सहित भुगतान करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्रेडिट के 4 C's ऑफ क्रेडिट। देखिए, कोई भी ऋणदाता तभी ऋण देता है जब उसे विश्वास हो कि उधार लेने वाला ऋण को ब्याज सहित वापस कर देगा। देखिए स्टूडेंट, ये 4 C's क्या हैं? कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल एंड कोलेट्रल। देखिए, सबसे पहले आपका कैरेक्टर मीन्स ऋण लेने वाले व्यक्ति की ऋण वापस की इच्छा क्या है, तो उससे हम अनुमान लगाते हैं उसके कैरेक्टर का। दूसरा, उसकी कैपेसिटी मीन्स ऋण को अदा करने के लिए परिवार की क्षमता का निर्धारण परिवार द्वारा प्राप्त आय या व्यय के द्वारा जो अंतर है उससे हम कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी को डिसाइड। इसके साथ साथ जो कैपिटल है, इट मीन्स जो ऋण की कुल रकम है उससे अधिक उसके पास कैपिटल हो, उसकी पूंजी हो, तो इससे अदायगी का विश्वास बना रहता है। इसके साथ साथ जमानत है जिसे हम कोलैटरल भी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, देखिए जमानत का तात्पर्य क्या है कि ऋणी व्यक्ति या कंपनी की उस पूंजी से है जिसे वह ऋण लेने के लिए ऋणदाता के पास सुरक्षा या जमानत के रूप में गिरवी रखता है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होता है। चैप्टर 12 यहाँ पर कंप्लीट किया बेटा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये चैप्टर समझ में आया? अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।